नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, जिन तथ्यों को सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह किसका कथन है? अर्थात जिस बातों को हम सीख चुके हैं उन्हें याद करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, रायबर्न का या फिर स्किनर का? तो यह कथन है वुडवर्थ का। सही जवाब है ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष का तात्पर्य होता है ऐसी वस्तुएं जो वास्तविकता में ना हो, अर्थात जो हकीकत में ना हो उनका जब हम चिंतन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कल्पना, चिंतन, तर्क, स्मृति। तो ऐसी चिंतन को हम लोग कल्पना कहते हैं जो वास्तविकता से परे हो। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत वस्तुओं को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है? तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति। जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ भी हमारे पास नॉलेज होता है उसे हम एक व्यवस्थित ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इस चीज को कहा जाता है तर्क। रीजनिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश में, अर्थात खुद विचार करके किसी कार्य को करना। अगला क्वेश्चन है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। अलग अलग परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास या फिर सभी? तो किसी भी परिस्थिति में समायोजन करना शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी है और संवेगात्मक विकास भी है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा को क्या कहते हैं? अर्थात सीखने की मात्रा और समय के बीच जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को क्या कहा जाता है? अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र या फिर बुद्धि लब्धि वक्र? तो ऐसे वक्र को हम लोग पठार वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? जब कोई बालक सीखने के लिए तत्पर रहता है तो वह जल्दी जल्दी सीखता जाता है, अर्थात जब वह इंटरेस्ट के साथ सीखने की कोशिश करता है तो बहुत तेजी से सीखता है। तो यह कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह नियम होता है तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या शोध का सिद्धांत? तो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखना अंतर्दृष्टि या शोध के नियम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार के परिचालित प्रेरक? तो जिसे हम अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है अर्जित प्रेरक। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या फिर स्मृति के अंतर्गत? तो सीखना, धारण, स्मरण, पहचान ये सब स्मृति के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो भागों में बांट देता है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर सभी? तो वह प्राप्तांक जो किसी डाटा को दो भागों में बांट दे अर्थात हमें मध्य का मान दे उसे हम माध्यिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है?
अर्थात बुद्धि से, शरीर से, रचना से, रुचि से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना भिन्नता कौन सी भिन्नता के अंतर्गत आएगा? सामूहिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता या फिर वैयक्तिक भिन्नता। तो यह भिन्नता आती है वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को किसके विकास में कठिनाई होगी? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर समायोजन में। तो इससे जो प्रॉब्लम होती है वो बौद्धिक विकास में आती है। अगला क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति विकास का सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकडोगल ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 5, 7 या फिर 14? तो मैकडोगल ने कुल 14 प्रकार के संवेगों को बताया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक या 100 से 120? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं को बताया है या विकास की कितनी स्थितियां बताई हैं? 2, 4, 6, 3? तो जीन पियाजे ने केवल 4 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से कौन नहीं है? मध्यमान, माध्यांक, प्रसार, बहुलक। तो इनमें से प्रसार ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, परंतु समांतर माध्यम, माध्यिका, बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, अर्थात इनमें से कौन सा शब्द किशोरावस्था के लिए उपयुक्त होगा? विकास, परिवर्तन, संस्कृति या फिर तनाव? तो इनमें से तनाव किशोरावस्था को अच्छे से व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पोषण, लिंग भेद, संस्कृति, तनाव? तो बाल विकास को इनमें से तनाव प्रभावित नहीं करता है, परंतु पोषण, संस्कृति और लिंग भेद ये प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किशोरावस्था में सबसे ज्यादा प्रबल होती है। तो ये थे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से लिए गए थे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही हम क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।